देखिए भाई, फिलहाल आपकी क्लास का जो मेन डिस्कशन है कांग्रेस को लेकर के है, ठीक है। और आई थिंक लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट डिस्कशन किया होगा, तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया होगा। और उसके साथ साथ क्या पढ़ा था आपने? त्वरित चालक का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत आपने पढ़े हैं। आज की क्लास का बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि फाइनली पहले तो आप ये बता दें कि कांग्रेस की स्थापना कैसे कैसे हुई है। उसके बाद में कांग्रेस का जो आपका व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप का मतलब ये होगा कि कांग्रेस का शुरुआती दौर में काम करने का पैटर्न क्या रहा, यानी कि कांग्रेस ने किस तरीके से आपकी जो डिमांड्स हैं उनको तैयार किया, या किस तरीके से आपकी मांगों को तैयार करने के बाद सरकार के सामने रखने की बात की, तो उसे आप कहेंगे कांग्रेस का उदारवादी चरण। और आज की क्लास में आपको ये भी डिस्कस करके चलना पड़ेगा कि जब कांग्रेस का उदारवादी चरण बड़ी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। यानी कि कांग्रेस के अंदर क्या है, एक डिस्टर्बेंस आपको लेकर के आना है। और वही जो बेचैनी है, वही जो आपका डिस्टर्बेंस होगा, वो कांग्रेस के उग्रवादी चरण को पैदा करेगा, है ना। तो ये तीन प्रकार के मोटिव आज की क्लास में आपके रहेंगे, और इनका आइडेंटिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। उदारवादी चरण में आपके रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या होंगी, ये आपको तय करके चलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से उग्रवादी चरण में कांग्रेस की एक्टिविटीज क्या होंगी, कांग्रेस किस पैटर्न को अपना करके काम चलेगी, वो सारी की सारी बातें आपको आज की क्लास में डिस्कस करके चलना है ना। पहले कुछ नई बात करते हैं। नई बात करने का मतलब क्या है? एक ड्राफ्टिंग बनाइए। मान लीजिए आपने क्या कहा, कांग्रेस, एक बार इस फैन को बंद कर देना। मान लीजिए आपने क्या कहा, कांग्रेस। आपने क्या कहा, कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस के साथ आप एक काम करेंगे, एक इक्वेशन बना लें। कांग्रेस के सामने आप किसको रखें? एक तरफ क्या हो जाएंगे आपके ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज, और एक तरफ क्या हो जाएंगे आपके इंडियंस, यानी कि भारतीय। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको मेंस में लिखना है। और अगर आपको मेंस लिखना है, तो आपके पास अगर इस प्रकार की इफेक्टिव कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इक्वेशन बनाइए, और आपको इसमें क्या डिस्कस करके चलना पड़ेगा, यानी कि कांग्रेस की स्थापना में जो प्रारंभ करता है, कांग्रेस की स्थापना में साथियों जो प्रारंभ करता है, वो कौन माने जाएंगे? आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना में जो सहयोगी हैं, जिन्होंने कोऑपरेशन किया, वो क्या माने जाएंगे यहाँ पे? आपके इंडियंस। अगर इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना आपको आता है, तो कांग्रेस के अंदर का सारा व्यवहार आप दिखा पाएंगे, कांग्रेस के अंदर की तमाम प्रकार की बेचैनियां भी आप दिखा पाएंगे। और ये जस्टिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है कि पर्टिकुलर किस वातावरण में कांग्रेस की स्थापना की गई है ना। मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो इतना तो आपको अंदाजा होगा ही कि कांग्रेस अपने आप में बहुत ही मजबूत और राजनीतिक संगठन के रूप में आपके सामने आती है। क्या ब्रिटिश शासनकाल में हम लोगों को ऐसा कोई अधिकार था कि हम कांग्रेस जैसे बड़े या मजबूत और राजनीतिक संगठन को खुद से स्थापित कर पाते? नहीं। ब्रिटिश शासनकाल में आपको ऐसा कोई बड़ा अधिकार नहीं था कि कांग्रेस जैसे बड़े और राजनीतिक संगठन को आप स्थापित कर पाते, या कांग्रेस जैसे बड़े और राजनीतिक संगठन का प्रयोग करते हुए भारतीयों के डिमांड्स को तैयार कर पाते और उनको सरकार के सामने रख पाते। अगर आप किसी भी राजनीतिक संगठन के माध्यम से ब्रिटिश शासनकाल में सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना के संदर्भ में सरकार की अनुमति, सरकार की सहमति अनिवार्य हो जाती है। इसलिए आपको इस इक्वेशन के बिहाफ पे काम तो करना ही होगा। यानी कि अगर हम कांग्रेस की स्थापना के ग्राउंड को कैलकुलेट करने की बात करें, तो हमारे लिए अंग्रेज प्रारंभकर्ता माने जाएंगे, जिन्होंने शुरुआत की है। और हम अपने आप को क्या कहेंगे? सहयोगी कहेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लास्ट क्लास में हमने आपके सामने रखा होगा, A.O. ह्यूम, कांग्रेस का फादर उन्हें कहा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में शुरुआती जो भी इफेक्टिव कैलकुलेशन है, वो उसी व्यक्ति की ओर से आती हैं। हमने कुछ बातें आपके सामने रखी होंगी कि उन्होंने उस समय के जो आपके वायसराय हैं, लॉर्ड डफरिन,
शिमला में मुलाकात की और शिमला में मुलाकात करके उनको ये समझाया कि 1857 के विद्रोह के बाद जिस तरीके से आपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारतीय जनमानस को पागल बनाने की बात की है, अगर इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी तो भारत में आपके शासन को बड़ी और राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में ए.ओ. ह्यूम है, ये अपने आप में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर्स हैं और जब ये अपनी सेवा में थे, इन्होंने बहुत सारी बातों को देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया और इनका मानना यह था कि 1857 के विद्रोह के बाद आपने कंपनी के शासन को समाप्त तो कर दिया है, लेकिन भारतीयों का जो शोषण है अभी भी जारी है। और शोषण जारी होने का मतलब क्या होगा कि भारतीयों पर जो आप अपना शासन चलाने की बात कर रहे हैं, तो इस शासन के संदर्भ में जो आपको अलग अलग प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है, उन कानूनों को बनाने का काम कौन कर रहा है? ब्रिटेन की संसद। लेकिन ब्रिटेन की संसद जिस बिहाफ पे कानून बना रही है, उस तरीके से भी भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा है। और अगर लगातार भारतीय जनमानस का शोषण होता रहा तो 1857 की गतिविधि के संदर्भ में भारतीय क्रांति तो नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी ही संसद की ओर से कानून बनवा रहे हो अब, और ये कानून लगातार भारतीय जनमानस का शोषण करके चल रहे हैं, लेकिन अगर इस शोषण के प्रति इस बार कोई एक्टिविटी आएगी तो उस एक्टिविटी का नाम क्या होगा? रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति। अगर भारतीय जनमानस ने क्रांति कर दी तो भारत में आपके शासन को बड़ी और राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस मीटिंग के दौरान डफरिन को यही समझाया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना होगा जिसके बिहाफ पे भारतीय जनमानस अपने शोषण के प्रति जो उनका फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकाल पाए और भारतीय जनमानस हमारे शासन को चुनौतियां देते हुए कोई क्रांति ना कर बैठे। डफरिन ने कहा कि बात आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि हम तो केवल क्या वायसराय हैं, रिगार्डिंग दिस आपको ब्रिटेन की सरकार से बातचीत करनी होगी। तो ये मुलाकात शिमला में 1883 ईस्वी की है और 1883 में जो आपके ए.ओ. ह्यूम हैं, ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां की सरकार को कन्विंस करने की बात करते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेशन है, आपको इसके बिहाफ पे काम करना चाहिए। सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया, हरी झंडी दे दी और कहा कि आपको भारत में जाकर के जो कुछ करना है, आप उस हिसाब से काम करके चलो। लेकिन मुझे साथ ही साथ आपको यह भी समझाना है कि कांग्रेस काम तभी कर पाएगी जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। अगर कांग्रेस का स्थापना के रिगार्डिंग सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को आप समझोगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, या तड़ित चालक के सिद्धांत को आप समझोगे, वहीं से मैंने इक्वेशन आपको निकाल के दी है। कांग्रेस आपका भला तभी कर पाएगी या सरकार को संरक्षण तभी दे पाएगी जब ये इक्वेशन पूरा काम करे, यानी कि सरकार और भारतीय दोनों मिलकर काम करें और आपस में एक अच्छी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें और उसी के बिहाफ पे बातचीत हो सरकार के साथ और सरकार आपका क्या करे? राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास करे। लेकिन इस इक्वेशन में बाद में परेशानी आ जाएगी, वो हम आपको बता देंगे। पहले इसका मतलब आप लोग क्या है, एक बड़ा पैराग्राफ बना लेंगे। जी हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, वो बात है। इंडियन एसोसिएशन के बारे में कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की स्थापना ना हुई होती तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा एक संभावना है जो आपका इतिहास आपको बताने की कोशिश करता है कि संभवतः इंडियन एसोसिएशन आगे चल करके ऐसा कोई बड़ा काम कर देती जो काम कांग्रेस ने किए हैं। वो केवल एक संभावना है। वो केवल क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। लिखो जी। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश शासनकाल में संभवतः हम भारतीयों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश शासनकाल में संभवतः हम भारतीयों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि हम किसी बड़े और राजनीतिक संगठन की स्थापना कर पाते, कि हम किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर पाते, कि हम किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर पाते, संगठन की स्थापना कर पाते, कि हम किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर पाते,
भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार करके, भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार करके, भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर पाते, सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर पाते। स्पीड मेंटेन कीजिएगा, मीन्स लिखना है आपको, इसलिए मैं तेज बोलता हूं। भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर पाते, क्योंकि यह कार्य कांग्रेस ने किया, 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 इसी नाते कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कहा गया है, इसी नाते कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कहा गया है, इसी नाते कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कहा गया है कि प्रारंभकर्ता अंग्रेज माने गए, कि प्रारंभकर्ता अंग्रेज माने गए, तथा भारतीय सहयोग करने वाले माने गए, तथा भारतीय सहयोग करने वाले माने गए, तथा भारतीय सहयोग करने वाले माने गए। ए ओ ह्यूम जिन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया, ए ओ ह्यूम जिन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया, 1883 में अपनी एक चिंता को लेकर, 1883 में अपनी एक चिंता को लेकर शिमला में वायसराय डफरिन से मिले, शिमला में वायसराय डफरिन से मिले। अपनी इस चिंता के माध्यम से उन्होंने, अपनी इस चिंता के माध्यम से उन्होंने डफरिन को समझाते हुए कहा, अपनी इस चिंता के माध्यम से उन्होंने डफरिन को समझाते हुए कहा कि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानून, कि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानून, कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून अभी भी भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, अभी भी भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, अभी भी भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। यदि इस शोषण के संदर्भ में, यदि इस शोषण के संदर्भ में, यदि इस शोषण के संदर्भ में भारतीय जनमानस, यदि इस शोषण के संदर्भ में भारतीय जनमानस अपने आप को, अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए, अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए, अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए क्रांति का सहारा लेता है, अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए क्रांति का सहारा लेता है, तब
भारत में ब्रिटिश शासन को तब भारत में ब्रिटिश शासन को एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना होगा। तब भारत में ब्रिटिश शासन को एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना होगा। तब भारत में ब्रिटिश शासन को एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना होगा। डफरिन के समझाने पर ए.ओ. ह्यूम डफरिन के समझाने पर ए.ओ. ह्यूम अपनी इसी चिंता को लेकर इंग्लैंड की सरकार से मिले। अपनी इसी चिंता को लेकर इंग्लैंड की सरकार से मिले। सरकार को समझाते हुए कहा सरकार को समझाते हुए कहा पेन चेंज कर दो, अब अपना 2-3 कलर के पेन लेके आया करो, है ना। है ना। बस मुख्य परीक्षा में रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पकड़े जाओगे, है ना। कक्षा में कर सकते हो। मुख्य परीक्षा में लिखते हुए किन्हीं बातों पर अगर आप अपने ही मूल्यांकनकर्ता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लिखने के तौर तरीके हैं। आप ही के बीच के लोग कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं और ये आपका भी अधिकार और हक बनता है कि आप भी कामयाब हों। आने वाली जितनी भी कक्षाएं होंगी मैं डिटेल में आपको लेके चलूंगा। ये मेरी आदत है, जो पहले से जानते हैं वो जानते होंगे। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपकी स्पीड भी थोड़ा मेंटेन हो जाए और मुख्य परीक्षा के लिए खासतौर से आपके पास एक कच्चा माल या बढ़िया कंटेंट जिसको कहा जाता है वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए पेपर में जाना उतना ही क्या हो जाता, आसान हो जाता है। कोई कभी ये नहीं कह सकता कि जो मैंने पढ़ा दिया वही सवाल परीक्षा में आएगा। परीक्षा में सवाल आएंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा है, सीखा है, उन जानकारियों को सवालों के साथ आपको क्या है, जोड़ के चलना होगा। क्या लिखा रहा था मैं? सरकार को समझाते हुए कहा कि हमें भारत में एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी होगी कि हमें भारत में एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी होगी कि हमें भारत में एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी होगी जिसके माध्यम से हम भारतीयों की मांगों को भारतीयों की नाराजगी को जिसके माध्यम से हम भारतीयों की मांगों को भारतियों की नाराजगी को बिना किसी क्रांति के अपने पास मंगवा सकें। बिना किसी क्रांति के अपने पास मंगवा सकें। सरकार ने ए.ओ. ह्यूम सरकार ने ए.ओ. ह्यूम की इस चिंता को अपनी अनुमति प्रदान की। सरकार ने ए.ओ. ह्यूम की इस चिंता को अपनी अनुमति प्रदान की। अब देखिए क्या होगा, आइए। 1883 एडी
अब बात समझना, ये जो मैं ड्राफ्टिंग बना रहा हूं, याद रखना ये आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 या 4 प्रकार के सवाल आपको इसी ड्राफ्टिंग से मिल जाते हैं, है ना। बेवजह अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, चीजें ग्रिप में आ जाएंगी। 1883 में अगर हम जोड़ के चलें किसको, ए ओ ह्यूम, तो इनके साथ 2 चीजें जोड़ देंगे जी आप, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और एक चीज जोड़ेंगे, अंतरंग पार्टी, अंतरंग पार्टी, अंतरंग पार्टी। ठीक है जी, हमारी पार्टी और क्या है, अंतरंग पार्टी। और इनको कह देंगे कि दोनों क्या है, राजनीतिक संगठन है। दोनों ही क्या रहेंगे, राजनीतिक संगठन, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद 1883 में ही ए ह्यूम भारत में आते हैं, नोट डाउन करेंगे। और भारत में आकर के शुरुआत में सबसे पहले क्या काम करके दिखा रहे हैं, 2 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां साथियों आपके सामने हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। एक का नाम क्या है, हमारी पार्टी, और एक का नाम क्या है, अंतरंग पार्टी। ठीक है, हमारी पार्टी और एक का नाम क्या है, अंतरंग पार्टी। बनाया आपने, हाँ, ड्राफ्टिंग बिल्कुल वैसे ही बनाया करो। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर एक काम करेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लैंग्वेज में अभी आपको दूंगा, चिंता ना करें। आप दोनों को क्या कर दें, आपस में प्लस कर देंगे। और प्लस वाली जो कहानी आपको नोट डाउन करनी है, ये 1884 एडी में करनी है। बहुत बारीकी कैलकुलेशन है, 1884 एडी में करनी है, यानी कि 1884 में करनी है। अब निशान प्लस का है, तो 1884 में हम कह के चलेंगे कि दोनों को मिलाकर के एक नया राजनीतिक संगठन आपके सामने आएगा, जिसको क्या कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं, 1883 में ए.ओ. ह्यूम भारत आएंगे, और भारत आकर के कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो पहला स्टेप उन्होंने उठाया है, उन्होंने 2 प्रकार की, हम कह सकते हैं कि छोटी, है ना, और राजनीतिक संस्थाएं, संगठन आप कह सकते हैं, स्थापित किए हैं। एक का नाम क्या था, हमारी पार्टी, एक का नाम क्या था, अंतरंग पार्टी। इसको व्यापक रूप देने के लिए दोनों को जोड़ दिया गया, और दोनों को जोड़ करके 1884 में एक नया और राजनीतिक संगठन, और भारतीय राष्ट्रीय संघ का आप कान पकड़ेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। जैसे लैंग्वेज बनाएंगे आप। अब अगर वो पूछे ना आपसे, उत्तराखंड में कई बार ऐसी हल्की सी मजाक हो जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ, तो 1884, यानी कि दोनों का मर्जर कब है, 1884 में। या अच्छा सवाल तो ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो वहां भी आपका आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम परिवर्तन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, रिगार्डिंग दिस किसने सलाह दी है, तो वहां आपका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। यानी कि जो हमने आपको समझाया था कि भारतीय सहयोग करके चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 1884 में ही, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 1884 में ही वर्तमान महाराष्ट्र के पूना में आयोजित होना था। वर्तमान महाराष्ट्र के पूना में आयोजित होना था, वर्तमान सर महाराष्ट्र के पूना में आयोजित होना था। सर रिपीट कर देंगे, शुरू से आवाज नहीं आ रही थी।
अच्छा, लिखो। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 1884 में ही वर्तमान महाराष्ट्र के पूना में आयोजित होना था। वर्तमान महाराष्ट्र के पूना में आयोजित होना था, लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण, लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण, लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण इस अधिवेशन का आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन प्लेग जैसी महामारी के कारण इस अधिवेशन का आयोजन नहीं हो पाया। ना, इसी बीच दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर, इसी बीच दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर, इसी बीच दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सुनिश्चित यह कराया गया कि, सुनिश्चित यह कराया गया कि, सुनिश्चित यह कराया गया कि दिसंबर 1885 में, सुनिश्चित यह कराया गया कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित होगा। पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित होगा। ठीक है, एक नोट बना के लिख लेंगे बात जो हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए। क्योंकि सवाल तो इस पे आएगा ही, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। है ना। अब देखो, आपको कभी रटना नहीं है ना। जैसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में तैयारी का जो शुरुआती दौर होता है, उसमें हमारे पास कई बार जो सलाहकारी वर्ग होता है, कई बार तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हर व्यक्ति सलाह देने की कोशिश करता है। कई बार विद्यार्थीगण चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम लोग चीजों को ऐसे ही अपने माइंड में स्टैब्लिश कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज आपको सच्चाई बताते हैं कि एक डेट जो आपको रटनी पड़ती है, उसको आप क्यों नहीं रटेंगे। है ना। मामला किसका, देखिए मैंने इसलिए हाईलाइट किया दिसंबर 1885 जानबूझ के, ताकि आप दिसंबर की कैलकुलेशन यहां पे कर पाए। दिसंबर 1885। यहां जब आप कांग्रेस की शुरुआती कैलकुलेशन करते हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफी क्या रहेगा, एक प्रभावशाली कारक रहेगा। मामला किसका, देखिए मामला यह है कि हमने आपको लिखा है कि सुनिश्चित यह कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो दिसंबर 1885 में होगा। कहां पर होगा, बंबई में होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बंबई की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं कि जो पहला अधिवेशन बुलाया गया है ये बंबई के ग्वालिया, ग्वालियर नहीं है, ग्वालिया है, ग्वालियर टैंक का मैदान। यहां आपको अपने आप को लेकर के जाना है, ड्राफ्टिंग बनाते रहेंगे।
ग्वालियर टैंक का मैदान। ग्वालियर टैंक के मैदान में ही आपको क्या दिखाना है? गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो आयोजन होना था दिसंबर में, है ना। तो आयोजन जो हुआ है, यानी कि जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन आप लेकर के चलते हैं, पहला अधिवेशन, तो कांग्रेस के फर्स्ट सेशन का जो आयोजन है दिसंबर में होना है, लेकिन डेट क्या मिलती है आपको? 28 दिसंबर 1885। तो मुझे आपको यहां पर यह समझाना था रफली कि जो पहले अधिवेशन के आयोजन की डेट है ना साथियों, वही कांग्रेस की स्थापना है, रटना नहीं है। जो पहले अधिवेशन के आयोजन की डेट है वही कांग्रेस की क्या है? स्थापना। क्योंकि ये पहले सुनिश्चित कराया गया कि दिसंबर 1885 में बंबई में हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाएंगे, और बंबई में जहां पर कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया, बुलाया गया, उसका भौगोलिक संदर्भ तो आप इसी प्रकार से लेके चलेंगे। ग्वालियर टैंक का मैदान है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, और यहाँ पर जो फर्स्ट सेशन का आयोजन है वो डेट है। इस डेट को पहला अधिवेशन बुलाया गया। तो आपको यही पकड़ना है कि पहले अधिवेशन की आयोजन की जो तारीख है वही मामला किसका बनता है? कांग्रेस की स्थापना का बनता है। राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब आते हैं हल्की सी बारीकी पर, क्योंकि मैं हर पहलू को आपके सामने रख करके चलूंगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, ये बताइए कितने विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है आज तक? आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की हो। हम किसी विद्यार्थी को कमजोर नहीं मानते हैं, हर विद्यार्थी अपने लेवल पर पूरी तैयारी करता है ना। कुछ 19 हो जाते हैं, कुछ 20 हो जाते हैं, ये अलग मामला है, लेकिन कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं। तो फ्रैंकली मुझे एक बात बताना है कि जब आप कांग्रेस को कभी किताबों के माध्यम, सर वीडियो पॉज हो गया है। सर वीडियो रुक गया है। ठीक है सब कुछ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप लोग इंडिविजुअली अपने आप को कैलकुलेट करने की बात करते हो तो कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ इस प्रकार की शब्दावलियां जुड़ के काम करते हैं। कांग्रेस के कुछ सेशन आपको वार्षिक अधिवेशनों के रूप में आपके सामने आते हैं, और कांग्रेस के कुछ अधिवेशन क्या है? विशेष अधिवेशन के रूप में आपके सामने आते हैं। तो क्या इस प्रकार की शब्दावलियों के साथ आपका कभी सामना हुआ या नहीं? हुआ तो होगा, और कांग्रेस को पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन ध्यान नहीं गया होगा। नहीं, कांग्रेस के जो अधिवेशन रहेंगे उनको हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ना चाहते हैं।
कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा जो आपको करनी है, और टॉपिक जो आएंगे उनके अंदर ही आपको करके चलनी है। तरीका वही होता है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने कहा कांग्रेस के साथ इसके क्या जोड़ो, अधिवेशन। अधिवेशन जनरली अधिवेशन की जो कैटेगरी है वो दो तरीके से आपके सामने आ जाती है। एक क्या बनेगा, वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, एनुअल सेशन, वार्षिक अधिवेशन। और एक आपका क्या बनता है, विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पेशल सेशन, विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। राइट। अब देखो आपको क्या यहां पे कह के चलना पड़ेगा। कांग्रेस का अगर कोई भी सेशन है ना, एनी टाइप ऑफ सेशन जिसका आयोजन दिसंबर माह में, जिसका आयोजन दिसंबर माह में, उसे आप हमेशा क्या कहेंगे, वार्षिक अधिवेशन कहेंगे। कांग्रेस का एनी टाइप ऑफ सेशन जिसका आयोजन दिसंबर माह के बाहर, दिसंबर माह के बाहर कोई भी महीना हो सकता है, उसको आप क्या कहेंगे, विशेष अधिवेशन कहेंगे। राइट। अगली महत्वपूर्ण बात आपको क्या जोड़ के चलनी है, वार्षिक अधिवेशन जो पद्धति रही है, सारी चीजें आगे जुड़ती हैं, ये कांग्रेस के उदारवादियों की है, कांग्रेस के उदारवादियों की रहेगी, कांग्रेस के उदारवादियों की। और कांग्रेस को विशेष अधिवेशन की पद्धति, कांग्रेस को विशेष अधिवेशन की पद्धति देने का कार्य कौन करने वाले हैं, देने का कार्य कौन करेंगे, तो हम कह के चलेंगे कोमा कांग्रेस के उग्रवादी, कांग्रेस के उग्रवादी, उग्रवादी। ये बारीकी भी हमने आपको दिखा दी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर माह में है, और अगर कांग्रेस का कोई भी सेशन दिसंबर माह में बुलाया जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे, वार्षिक अधिवेशन कहेंगे। दिसंबर माह के बाहर कांग्रेस का कोई भी सेशन अगर आपको दिखाई पड़ता तो आप उसे क्या कहेंगे, विशेष अधिवेशन या स्पेशल सेशन कहेंगे। कांग्रेस के अंदर के जो उदारवादी रहेंगे, जिनका पोस्टमार्टम आज होने वाला ही है, तो ये पद्धति जो वार्षिक अधिवेशन के आयोजन की पद्धति है, ये कांग्रेस की साथियों मूल पद्धति है। और कांग्रेस की मूल पद्धति का मतलब क्या हो जाता है, कांग्रेस के उदारवादी हो जाते हैं। कांग्रेस को विशेष अधिवेशन देने की जो पद्धति है, ये कार्य किसकी ओर से होगा, तो हमको कहना पड़ेगा उग्रवादी, क्योंकि ये कांग्रेस के काम करने के तरीके में क्या है, एक प्रकार का पैटर्न है। और अगर कार्य करने के पैटर्न में बदलाव है तो इस बदलाव के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेदार रहे, कौन थे, कांग्रेस के उग्रवादी, है ना। सर विशेष अधिवेशन जो है वो दिसंबर माह के बाद है। बाहर 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 ओके ओके जी। बाहर मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। तो दिसंबर मंथ के बाहर किसी भी अदर मंथ में अगर कांग्रेस के किसी भी सेशन को कन्वीन्ड कराया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल सेशन कहलाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम करो, कांग्रेस को लेकर के सरकार और भारतीयों में झगड़ा करवा दो, है ना। क्योंकि अगर आपने झगड़ा नहीं करवाया, बात समझना, कांग्रेस को लेकर के सरकार और भारतीयों के मध्य अगर आपने झगड़ा नहीं करवाया तो आप कभी भी ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि कांग्रेस अपने उदारवादी चरण में फेल क्यों हुई। क्योंकि अगर कांग्रेस के उदारवादी चरण में कांग्रेस का फेल्योर आपको बाहर निकालना है तो कांग्रेस जैसी संस्था को लेकर के शासन और जो उस समय के भारतीय हैं उनके बीच आपको क्या है, एक झगड़ा करवाना पड़ेगा। तो हेडिंग बना लेते हैं, एक कंडीशन बनानी पड़ेगी आपको यहां पर।
हम कह सकते हैं कांग्रेस के व्यवहार, आप ओब्लिक करके ये भी कह सकते हैं कार्य करने की पद्धति, कार्य करने की पद्धति, कांग्रेस के व्यवहार ओब्लिक करके आप ये भी कहेंगे कार्य करने की पद्धति। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में संघर्ष की स्थिति, ऐसे बनाएंगे ड्राफ्टिंग, संघर्ष की स्थिति। और संघर्ष की स्थिति किसके मध्य है? दो ही फैक्टर हैं, किसके मध्य? सरकार एंड भारतीय, सरकार एंड भारतीय। और यहां आपको परेशानी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काम हमने पहले ही कर दिया आपके लिए। ठीक है, हमने आपको पहले भी समझाया था, अगर हम कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दोनों प्रकार के सिद्धांतों को अपना करके चलें, यानी कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को भी अपना करके चलें और त्वरित चालक के सिद्धांत को भी अपना करके चलें, तो ये समझ में आता है कि अगर कांग्रेस आपको कोई बेनिफिट देना चाहती है या कांग्रेस सरकार को कोई बेनिफिट देना चाहती है, तो आपको ये कह के चलना पड़ेगा कि कांग्रेस के व्यवहार या कार्य करने की पद्धति को लेकर के सरकार और भारतीय जनमानस के मध्य कोई संघर्ष की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। और यही शुरुआती चरण में कांग्रेस का फेल्योर है। इसी चीज को हमें अब समझना है, लैंग्वेज बनानी है, कंडीशन तो हमने आपके लिए बना दी है। लिखो, है ना। अब जैसा कि हम जान चुके हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में, जैसा कि हम जान चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जैसा कि हम जान चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में पहल करने का कार्य अंग्रेजों ने किया, पहल करने का कार्य अंग्रेजों ने किया। और सहयोग करने का कार्य भारतीयों ने किया, और सहयोग करने का कार्य भारतीयों ने किया, और सहयोग करने का कार्य भारतीयों ने किया। यदि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत, यदि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत, यदि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत तथा त्वरित चालक के सिद्धांत, त्वरित, यदि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत तथा त्वरित चालक के सिद्धांत, तो दोनों आपको हमने पढ़ा दिए, तथा त्वरित चालक के सिद्धांत की बातों को माने, की बातों को माने, तब तो यही समझ में आता है कि, तब तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस सरकार तथा भारतीय जनमानस को, तब तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस
सरकार तथा भारतीय जनमानस को लाभान्वित लाभान्वित तभी कर सकती थी लाभान्वित तभी कर सकती थी जब कांग्रेस के व्यवहार को लेकर जब कांग्रेस को व्यवहार को लेकर सरकार तथा भारतीयों के मध्य सरकार तथा भारतीयों के मध्य सरकार तथा भारतीयों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा न होती सरकार तथा भारतीयों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा न होती। अच्छा, आपको क्या लगता है कांग्रेस का व्यवहार या कांग्रेस का जो कार्य करने की पद्धति, जो पैटर्न है, उस पर जो कंट्रोल होना चाहिए था वो सरकार का होना चाहिए था या इंडियंस का होना चाहिए? अपने विचार रखें, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी। वो जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपको बड़ी प्यार से वो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को, तड़ित चालक के सिद्धांत को सामने रख करके आपसे पूछ लेगा कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। दोनों सिद्धांतों को देखने के बाद आपका ओपिनियन क्या कहता है, और दोनों सिद्धांतों को देखने के बाद तो आपको यही कहना पड़ेगा भाई, क्योंकि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का मतलब यह है कि कांग्रेस को भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण प्रदान करना था, और तड़ित चालक के सिद्धांत का मतलब यह है कि कांग्रेस को भारत में भारतीयों की मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करना था, एक मंच के रूप में कार्य करना था। तो अगर आप दोनों ही सिद्धांतों की मांगों को पूरा करना चाहते हैं तब तो आपको यही कह के चलना पड़ेगा कि कांग्रेस का व्यवहार, कांग्रेस का जो कार्य करने का तरीका है, उस चीज को लेकर के शासन, सरकार और भारतीयों के मध्य एक सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये तय है, ऐसा हुआ नहीं। असल में होगा क्या, बात समझ लो। कांग्रेस के व्यवहार को लेकर के सरकार और शासन के लोग ये कहेंगे भैया पहलकर्ता हम हैं, इसलिए मैंने सारी कंडीशन ऑलरेडी आपके सामने रख दी। पहलकर्ता हम हैं, प्रारंभकर्ता हम हैं, शुरुआती जो स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस की हैं वो हम लोगों ने की हैं। इस नाते कांग्रेस का व्यवहार कैसा होगा, कांग्रेस का कार्य करने का तरीका कैसा होगा, उस पर जो कंट्रोल होगा हमारा होगा। आपको तो बस जुड़ के काम करना है। ये सरकार का, शासन का मानना रहेगा। भारतीय कहेंगे वाह, फ्रस्ट्रेशन हमारा, शोषण हमारा, हमारे संसाधनों पर अधिकार आपका, राजनीतिक संवैधानिक अधिकार आपने हमको दिए नहीं, शोषित आप हमको कर रहे हैं, परेशान हम हैं, फ्रस्ट्रेटेड हम हैं, अधिकारों के धरातल पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक मंच की हमको आवश्यकता है, और जिस मंच की आपको हमको आवश्यकता है वो मंच सामने है। लेकिन अगर इस मंच का व्यवहार आपके नियंत्रण में आ जाएगा तो क्या ये कभी हमको बेनिफिट दे पाएगा? नहीं। भारतीय कहेंगे कि कांग्रेस का व्यवहार या कार्य करने का जो पैटर्न होगा उस पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए। ये 36 का आंकड़ा होने वाली बात है। सरकार, शासन अपनी जिद पर अड़ गया है कि नहीं नहीं, कांग्रेस का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा क्या होगा, नियंत्रित होगा। भारतीय कहेंगे नहीं नहीं, कांग्रेस को हमको ज्यादा बेनिफिट देना है, इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा क्या होगा, नियंत्रित होगा। 1890 तक आते आते, 85 में स्थापना हुआ, 1890 तक आते आते शासन ने कहा ये रही आपकी कांग्रेस, हम इसको नहीं जानते, ये रही आपकी कांग्रेस, हम इसको नहीं जानते। 90 तक आते आते शासन या सरकार ने कांग्रेस से अपने आप को दूर कर लिया।
और शासन अगर सरकार कांग्रेस से अपने आप को दूर करने का बात कर रहा है तो शुरुआती समय में जो कांग्रेस के अंदर के लोग हैं वो शासन या सरकार से दुश्मनी मोल ले बैठे। भाई डिमांड्स तो आपको उन्हीं के सामने स्टेब्लिश करना है, और आपकी जो डिमांड्स हैं, जो भारतीयों की राजनीतिक और संवैधानिक मांगे होंगी, आप अगर उन्हीं के सामने स्टेब्लिश करने की बात करेंगे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस बिहाफ पे आप भारतीयों का क्या कोई विकास करवा पाओगे? नहीं। तनातनी की स्थिति में, संघर्ष की इस स्थिति में, जाने अनजाने में कह लो, कांग्रेस के शुरुआती भारतीय जिनको आप उदारवादी कहेंगे थोड़ी देर में, उन्होंने शासन सरकार को अपना दुश्मन बना लिया। 1885 से लेकर के 1905 में तक कांग्रेस का जो पैटर्न है उसको उदारवादी चरण कहा जाता है, और इस उदारवादी चरण में कांग्रेस के फेल होने का ये मेजर रीजन मैंने आपके सामने रखा कि सरकार और शासन ने जब कहा कि ये रही आपकी कांग्रेस, चलाओ जैसे चलाना है, हम नहीं जानते, अब चला लो जैसे चलाना, बना लो डिमांड्स, रखो शासन या सरकार के सामने, वो आपके दुश्मन बन बैठे, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कई बार मैं ये भी कह के चला हूं कि शासन और सरकार ये मान के चल रहा है कांग्रेस के उदारवादी चरण में कि अगर हमने कांग्रेस के उदारवादियों के अनुसार भारतीयों का कोई राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास कर दिया तो ये भारत में कांग्रेस की बड़ी सफलता मानी जाएगी। लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ व्यापक स्तर पर होगा, कांग्रेस अपने आप को एक मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में लेकर के आएगा, और अगर ऐसा होगा तो हमको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो डिमांड्स जाती रही जाती रही जाती रही, लेकिन शासन आपका दुश्मन बना हुआ है, उसने उन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, और इन डिमांड्स के अकॉर्डिंग भारतीयों का कोई बड़ा संवैधानिक विकास नहीं हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा हमने बताया और इस पर चिंता व्यक्त करना जरूरी हो जाता है। इस नाते शुरुआत में हमने आपको क्या दिया, वो एक क्वेश्चन दिया। अगला पैराग्राफ बनाओ। कांग्रेस के व्यवहार के संदर्भ में सरकार का यह मानना रहा, कांग्रेस के व्यवहार के संदर्भ में सरकार का यह मानना रहा सर वीडियो रुक गया है। सर रिपीट कर देंगे कांग्रेस। सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी बताइएगा। जी हाँ सर आ जी रही सर है। आ रही है। चलिए ठीक है, हम सेंटेंस रिपीट कर देते हैं, है ना। कांग्रेस के व्यवहार के संदर्भ में सरकार का यह मानना रहा, कांग्रेस के व्यवहार के संदर्भ में सरकार का यह मानना रहा कि प्रारंभकर्ता हम रहे, कि प्रारंभकर्ता हम रहे, कि प्रारंभकर्ता हम रहे। इसी नाते कांग्रेस के व्यवहार, इसी नाते कांग्रेस के व्यवहार को कार्य करने की पद्धति को लेकर, इसी नाते कांग्रेस के व्यवहार को कार्य करने की पद्धति को लेकर नियंत्रण हमारा होना चाहिए, नियंत्रण हमारा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस में शामिल भारतीयों का, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में शामिल भारतीयों का यह मानना रहा कि शोषण हमारा हो रहा है, कि शोषण हमारा हो रहा है, विकास हमारा होना चाहिए, विकास हमारा होना चाहिए, इसलिए हमें अपनी मांगों को सरकार के समक्ष कैसे रखना है, इसलिए हमें अपनी मांगों को सरकार के समक्ष कैसे रखना है, इसलिए हमें अपनी मांगों को सरकार के समक्ष कैसे रखना है, इस संदर्भ में कांग्रेस के व्यवहार पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इस संदर्भ में कांग्रेस के व्यवहार पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कुल मिलाकर 1890 तक आते आते, कुल मिलाकर 1890 तक आते आते, कुल मिलाकर 1890 तक आते आते सरकार ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली, सरकार ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली। कांग्रेस अपने उदारवादी चरण में, कांग्रेस अपने उदारवादी चरण में असफल हुई, कांग्रेस अपने उदारवादी चरण में असफल हुई। उस संदर्भ में सरकार की इस नाराजगी ने, उस संदर्भ में सरकार की इस नाराजगी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उस संदर्भ में सरकार की इस नाराजगी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग आपको बनाना होगा। आइए, कांग्रेस का उदारवादी चरण, पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड के थ्रू रफली कैलकुलेशंस करेंगे, फिर एक प्रॉपर लैंग्वेज बना लेंगे, है ना, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आता रहता है ये। और कांग्रेस का जो आपका उदारवादी चरण है ना, इसका समय तो हम पूरा ही लेके चलेंगे। प्रारंभिक 20 वर्षों का समय आपको देना है, यानी कि 1885 एडी से स्टार्ट होगा और हम कहां तक जाने वाले हैं, 1905 एडी। 1905 बंगाल का विभाजन, 1905 बंगाल का विभाजन, है ना। एक काम करेंगे, ऐसा दिखा दीजिए कि कांग्रेस के उदारवादी चरण में जो शामिल भारतीय हैं, तो कांग्रेस के उदारवादी चरण में जो शामिल भारतीय हैं, इनको किन के साथ जोड़ो, भारतीय जनमानस के साथ जोड़ो।
और भारतीय जनमानस के साथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है ना, कि भारतीय जनमानस को अपने साथ लेकर के बड़े बड़े आंदोलन चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनमानस को जोड़ने का मतलब ये है इनकी राजनीतिक, ऐसा दिखाने का तरीका होता है ये, क्योंकि अगर आपने कह दिया तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इनकी राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार किए, राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को, राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। एक तरफ तो आपको यह दिखाना है, जब ये बन जाए तो मुझे आप बताना। बन गया है ना। अब कुछ चीजें हैं, जैसे इधर लिखो, आंदोलन, जन आंदोलन, बहिष्कार कार्यक्रम, हड़तालों का आयोजन, हड़तालों का आयोजन, कभी भी लिखने का मौका मिले उदारवादी चरण को, इनको आपको प्रमोट करना है, दिखाना है वहां पे, मतलब क्या रहा है इनके बारे में मानना। आंदोलन, आगे क्या लिखा, जन आंदोलन, आगे क्या लिखा, बहिष्कार कार्यक्रम, हड़तालों का आयोजन, राइट। हमको ये दिखाना है कि कांग्रेस के उदारवादी चरण में ना तो आंदोलन है, ना ही जन आंदोलन की कोई पद्धति है, ना ही इन्होंने बहिष्कार कार्यक्रम चलाए, और ना ही इन्होंने हड़तालों का आयोजन किया, है ना। अभी ड्राफ्टिंग दिमाग में छप जाएगी ना, तो कांग्रेस के उदारवादी चरण को आप कहीं भी बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, और इसके बारे में जितना आपको लिखना उतना आप लिख भी सकते हैं। हाँ, हम मना नहीं किए, हमने मना नहीं किया है, हमको मना करना भी नहीं है। अगर हमने इस चीज के बारे में मना कर दिया तो कहानी खराब हो जाएगी। हम कह के चले कि कांग्रेस के अंदर जो उस समय शामिल भारतीय हैं, उन्होंने अपने आप को भारतीय जनमानस के साथ जोड़ा तो है, लेकिन आंदोलन के संदर्भ में नहीं, जन आंदोलन के संदर्भ में नहीं, बहिष्कार कार्यक्रम के संदर्भ में नहीं, हड़तालों के आयोजन के संदर्भ में नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जो शामिल भारतीय हैं वो भारतीय जनमानस की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को जो तैयार करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी ओर से ही कर रहे हैं। जैसा उनको लगा कि भारतीय जनमानस का राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास इस पैटर्न पर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो हमने कहा। लेकिन ये अलग मामला है कि आंदोलन आपको लेकर नहीं चलना है, जन आंदोलन आप लेकर नहीं चलेंगे, बहिष्कार कार्यक्रम लेकर नहीं चलेंगे, और हड़तालों का आयोजन लेकर के नहीं चलेंगे। यही कंडीशन तो आपके पेपर में जनरेट होती है। अब बना लो लैंग्वेज। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक 20 वर्षों में, कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक 20 वर्षों में
कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक 20 वर्षों में कांग्रेस में शामिल जो भारतीय रहे, कांग्रेस में शामिल जो भारतीय रहे उन्हें उदारवादी कहा गया। कांग्रेस में शामिल जो भारतीय रहे उन्हें उदारवादी कहा गया। कांग्रेस में शामिल जो भारतीय रहे उन्हें उदारवादी कहा गया। भारतीय जनमानस की और राजनीतिक एवं संवैधानिक, भारतीय जनमानस की और राजनीतिक एवं संवैधानिक, भारतीय जनमानस की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में, मांगों के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में इन्होंने आंदोलन, जन आंदोलन, बहिष्कार कार्यक्रम, हड़तालों का आयोजन, जैसे तरीकों को नहीं अपनाया, जैसे तरीकों को नहीं अपनाया, जैसे तरीकों को नहीं अपनाया, जैसे तरीकों को नहीं अपनाया। ठीक है जी। अब इसी पैराग्राफ में अपना पेन चेंज करके लिखो। कांग्रेस में शामिल प्रारंभिक भारतीयों को उदारवादी इसी नाते कहा गया। कांग्रेस में शामिल प्रारंभिक भारतीयों को उदारवादी इसी नाते कहा गया कि ये अपने व्यवहार में लचीले दिखाई पड़े, फ्लेक्सिबल, कि ये अपने व्यवहार में लचीले दिखाई पड़े, कि ये अपने व्यवहार में लचीले दिखाई पड़े, कोमा, हिंसा से दूर तथा अहिंसा के नजदीक दिखाई पड़े, कोमा, हिंसा से दूर तथा अहिंसा के नजदीक दिखाई पड़े। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को किसी खतरे में डाला नहीं। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को किसी खतरे में डाला नहीं। संवैधानिक तरीकों को अपनाकर, संवैधानिक तरीकों को अपनाकर, संवैधानिक तरीकों को अपनाकर, अर्थात प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन, अर्थात प्रतिनिधिमंडल, अर्थात प्रतिनिधिमंडल की व्यवस्था को अपनाते हुए सरकार के समक्ष भारतीय जनमानस की मांगों को प्रस्तुत किया। सरकार के समक्ष भारतीय जनमानस की मांगों को प्रस्तुत किया। अब मेरी बातें समझो।
हमने अभी भी आपको समझाया कि कांग्रेस में जो शामिल प्रारंभिक भारतीय उनको आपने उदारवादी इसनाते कहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं, हिंसात्मक नहीं बल्कि क्या है, अहिंसात्मक। हमने आपको लिखा है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को खतरे में डाला नहीं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास आंदोलन की पद्धति नहीं है, जन आंदोलन की पद्धति नहीं है, बहिष्कार कार्यक्रम नहीं है, हड़ताल का आयोजन नहीं है। वो भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको परेशान नहीं करना चाहते हैं, उसको खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। डेलीगेशंस की व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि समय समय पर अलग अलग प्रकार के डेलीगेशंस बनाए गए और उन डेलीगेशंस के माध्यम से भारतीयों की और राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। आ रही बात समझ में? इसी को हमने क्या कहा, संवैधानिक तरीका। संवैधानिक तरीके का मतलब यही होता है कि आप डेलीगेशन की पद्धति को अपना करके चल रहे हैं। बातचीत करने का जो एक बहुत ही सुप्रीम ग्राउंड होता है, आप उसको अपना करके चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप आंदोलन, जन आंदोलन, बहिष्कार कार्यक्रम या हड़तालों के आयोजन के माध्यम से भारतीयों की मांगों का प्रस्तुतिकरण सरकार के सामने करते, तो इसका मतलब यह होता है कि हिंसात्मक तत्व आ सकते थे आपके व्यवहार में या आपके कार्य करने के पैटर्न में। आपने कहा कि हम सरकारी शासन को किसी बड़े खतरे में नहीं डालेंगे, हम संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाएंगे, भारतीयों की मांगों का लगातार जो प्रस्तुतिकरण है वो सरकार या शासन के समक्ष करेंगे और सरकार या शासन से एक बड़ी अपेक्षा ये करके चलेंगे कि भैया जी हमारा क्या कर दो, विकास। अब समझो मेरी बात। कांग्रेस के उदारवादी चरण में जो सबसे बड़ा चेहरा है उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। यहां दादा भाई नौरोजी का एक कोटेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और उसको हमेशा लिखने का मौका मिले तो आप लिख भी देना। दादा भाई नौरोजी का यह मानना था कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, है ना? आचार्य चाणक्य, उन्होंने विदेशी शासन को अभिशाप कहा। स्वामी विवेकानंदा, उन्होंने विदेशी शासन को अभिशाप कहा। बल्कि स्वामी विवेकानंदा ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के वासी या निवासी विदेशी शासन को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं तो वो क्या है, कमजोरी के प्रतीक है। और यहां दादा भाई नौरोजी क्या कह रहे हैं कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है वो एक प्रकार का अभिशाप नहीं बल्कि क्या है, वरदान है। ऐसा क्यों? अब बच के निकलने का तरीका यह हो सकता है कि हम आपको ये कह दें कि भी ये उनका मानना था। सबसे आसान तरीका है, बच के निकल जाओ, है कि नहीं? हम पिछले 6 महीने से लगातार इंटरव्यू सेशंस में हैं। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, हमने क्वेश्चंस भी किए। हमारा क्वेश्चन इन जनरल फैक्चुअल नहीं होता है, उसमें कॉन्सेप्ट छिपा होता है। हमने कई बार ये क्वेश्चन किया कि जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो एक विदेशी शासन है मुस्लिम शासन के रूप में, और जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो एक विदेशी शासन है अंग्रेजों के रूप में। क्लियर है बात? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो विदेशी शासन है वो ज्यादा आपको अच्छा लगा, या आधुनिक भारत में जो अंग्रेजी के रूप में विदेशी शासन है वो ज्यादा आपको अच्छा लगा? कॉन्सेप्ट है, आंसर हमेशा क्या होंगे, वेरिएट होंगे और होने भी चाहिए। तो आप बताइए आपको कौन सा वाला अच्छा लगा? मुस्लिम शासन अच्छा लगा या अंग्रेजों का शासन अच्छा लगा? मुस्लिम शासन आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या है? अंग्रेजों का शासन। जरा ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थीगण हैं आप भी अपने आप को थोड़ा अभिव्यक्त कीजिएगा, आपको क्या अच्छा लगा? हाँ जी, सर अंग्रेजों का अंग्रेजों का, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन, है ना? एक बात तो तय है
कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो मुस्लिम शासन है वहां आप पर अत्याचार हुए, और यह भी तय है कि आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसमें भी आप पर अत्याचार हुए। अत्याचार दोनों जगह, आपको अधिकार विहीन करने की बात दोनों जगह, आपको नीचे दिखाने की बात दोनों जगह। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समाप्ति आपको लोकतंत्र नहीं देती, लेकिन अंग्रेजों के शासन की समाप्ति आपको लोकतंत्र दे देती। ये मामला वेस्टर्न सोसाइटी का है, पश्चिमी समाजों का है, वहां की सोच, वहां की प्रथा, वहां की मान्यताओं का भी है। नौरोजी साहब यही समझा रहे थे कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन है ये अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि एक दिन यही ब्रिटिश शासन भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग करना भी सिखाएगा और उनकी प्राप्ति भी करा ही देगा। शायद अगर आपने पॉलिटी में क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको बताया गया होगा कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप ब्रिटेन को सैल्यूट करके चलते हैं। मामला चाहे डेमोक्रेसी का हो या अदर टाइप्स की जो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज हों, ब्रिटेन उनमें काफी आगे रहा है। और कांग्रेस के उदारवादियों का मानना यह था कि भैया हमको संसदीय शासन व्यवस्था चाहिए। ये जो बड़ा भरोसा व्यक्त किया गया उदारवादियों की ओर से कि अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग देख रहे थे दादा भाई नौरोजी की आंखों से कि ब्रिटेन का शासन भारत पर है, लेकिन ब्रिटेन के पास क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको हमेशा क्या देता है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देता है। यही कारण है कि अंबेडकर महोदय को संविधान सभा के एक व्यवहार में इंटरवीन करना पड़ गया। आधे लोग कहने लगे कि हमको अध्यक्ष शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, आधे लोग कहने लगे हमको संसदीय शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। अंबेडकर महोदय के पास वो चश्मा था, उन्होंने दिखा दिया सबको। कहा कि संविधान जो आप बना रहे हैं तो इसमें आपकी ऐतिहासिकता भी काम कर रही है। पुराने समय में आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, और आपको क्या पाना चाहिए था। ये सारी मांगों की जो पूर्ति है, जो आपूर्ति है, संविधान के प्रावधान करके चलेंगे। उन्होंने खुद कहा, समझाया कि हम लोग एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के द्वारा शासित हुए और संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ ट्रेसेस तो लागू किए गए, और हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के बिहाफ पे ही अपना संवैधानिक विकास करवाना चाहते भी थे। संसदीय शासन व्यवस्था के हैबिचुअल हम हैं, हमें इसकी पुरानी आदत है। हमने इसकी प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज चलाई हैं। इस नाते अगर आज हमें अध्यक्ष शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था के बीच में किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा तो हमें कहां जाना चाहिए, संसदीय शासन व्यवस्था की ओर जाना चाहिए। तो नौरोजी साहब जो सिखा रहे थे सबको, तो उसी पैटर्न पे इन्होंने डेलीगेशंस के मेथड को अपनाया। कहा कि अगर हम सरकार को बेचैन नहीं करेंगे, सरकार को परेशान नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से हम लोगों ने भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को तैयार किया है और इनका प्रस्तुतिकरण हम सरकार के सामने कर रहे हैं, और हम सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हम डेलीगेशन के बिहाफ पे आ रहे हैं जी, हम कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं या कोई मास एक्टिविटी हमारे पास नहीं है, आपके किसी बात का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, आपके किसी संस्थान या संस्था के सामने हड़तालों का आयोजन हम नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं, बस एक अपेक्षा है कि आप हमारा क्या कर दो, विकास कर दो। इन्हें लगता है कि ब्रिटेन हमारा विकास करके चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, वो बात ऑलरेडी हम आपको दिखा दी है। सरकार क्या बन बैठी है, दुश्मन। तो आ रहा होगा समझ में। अगला पैराग्राफ बनाओ। कांग्रेस के उदारवादी चरण में, कांग्रेस के उदारवादी चरण में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे रहे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे रहे। पेन चेंज कर देंगे अपना। इनका मानना था कि
इनका मानना था कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है, इनका मानना था कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है, वह एक प्रकार का अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। वह एक प्रकार का अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। वह एक प्रकार का अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। क्योंकि यही शासन धीरे धीरे क्योंकि यही शासन धीरे धीरे भारतीयों को अपनी राजनीतिक एवं संवैधानिक भारतीयों को अपनी राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों के प्रति जागरूक करके चलेगा। मांगों के प्रति जागरूक करके चलेगा। भारतीय जनमानस को यह भी सिखाएगा कि हमें अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। कि हमें अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। कि हमें अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। कांग्रेस के उदारवादियों को भरोसा था। कांग्रेस के उदारवादियों को भरोसा था। कांग्रेस के उदारवादियों को भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार कोमा हमारे अनुसार कि ब्रिटिश सरकार कोमा हमारे अनुसार भारतीय जनमानस का विकास करेगी। भारतीय जनमानस का विकास करेगी। मांगों का प्रस्तुतिकरण तो लगातार होता रहा। मांगों का प्रस्तुतिकरण तो लगातार होता रहा। मांगों का प्रस्तुतिकरण तो लगातार होता रहा। लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। असल में सरकार का यह मानना रहा। असल में सरकार का यह मानना रहा। असल में सरकार का यह मानना रहा यदि हम कांग्रेस के उदारवादियों के अनुसार यदि हम कांग्रेस के उदारवादियों के अनुसार यदि हम कांग्रेस के उदारवादियों के अनुसार भारतीय जनमानस का विकास करते हैं कि यदि हम कांग्रेस के उदारवादियों के अनुसार भारतीय जनमानस का विकास करते हैं तब ऐसे में तब ऐसे में यह कांग्रेस की बड़ी सफलता मानी जाएगी। तब ऐसे में यह कांग्रेस की बड़ी सफलता मानी जाएगी। और धीरे धीरे
कांग्रेस भारत की एक मजबूत राजनीतिक संस्था बन जाएगी और धीरे धीरे कांग्रेस भारत की एक मजबूत और राजनीतिक संस्था बन जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाएगा। ठीक है जी। तो घर में जाकर के इन चीजों को जरा ऑब्जर्व करना, क्योंकि कल की जो विंडोज ओपन होंगी उन सारी विंडोज की जो कनेक्टिविटी यहीं से आपको मिलेगी, है ना। ऑब्जर्व करना ताकि कल की कहानी आपके लिए एकदम क्या हो जाए, आसान हो। ठीक है।